ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। इसे चुराने का प्रयास ना करें वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। रविशंकर जी ने खींचकर एक बेटी के गाल पर रख दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू के साथ ऐसा करने की? आप बहू के लिए अपनी बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? शांता जी ने रविशंकर जी को आंख दिखाते हुए कहा तो उन्होंने आज अपनी पत्नी के गाल पर भी एक जोर का थप्पड़ रखते हुए बोला, खबरदार अगर राज बीच में बोली तो तुम्हारे कारण ही ये इतनी बिगड़ गई है। बहुत हो गया, 1 घंटे के अंदर इसको तैयार करो। एक लड़का देखने आ रहा है। अपने घर को पहले ही बिगाड़ कर बैठी है, अब यहाँ रहकर बहू का जीना हराम कर रखा है। इतना कहकर रविशंकर जी वहाँ से चले गए। करीब 1 घंटे के बाद दरवाजे पर एक रेड कलर की चमचमाती हुई एक बड़ी सी कार आकर रुकी तो चित्रा का परिवार देखता रह गया। कार से उतरने वाला नौजवान बहुत आकर्षक और हैंडसम था। ऊपर से नीचे तक महंगे कपड़े, हाथ में घड़ी और महंगा फोन उसने पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर सबकी आंखें चुदिया गई थी। चित्रा भी देखकर हैरत में थी और अपने पापा की तरफ अचंभे से देख रही थी। माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कहते कहते चित्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन रविशंकर जी ने चित्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया। लड़के ने कार से उतरकर अपने नौकर और ड्राइवर से कहा, गिफ्ट्स और बाकी सामान उठा लाना। वो लड़का ये कहकर आगे बढ़ा तो रविशंकर जी ने भी आगे बढ़कर कहा, आओ बेटा आओ, कैसे हो? रविशंकर जी ने उस लड़के से कहा तो उसने झुककर पैर छू लिए। रविशंकर जी की पत्नी यानी शांता इस लड़के को देखकर बगले झांक रही थी। लड़के को देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी थी, जो ठान से मुंह पर चश्मा लगाकर मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी। ड्राइवर और नौकर ने ढेर सारे गिफ्ट्स और फल मिठाइयाँ लाकर टेबल पर रख दिए। शांता की आंखें देखकर फटी रह गई। कैसी है बहन जी आप? रविशंकर जी ने लड़के की माँ से पूछा। चित्रा ने मौका पाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरे साथ अंदर आइए। अंदर के कमरे में दोनों चली गई और बाहर चित्रा के भाई भाभी और पापा लड़के और उसकी साथ आई माँ की आवभगत करने में जुट गए। चित्रा ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया था। मम्मी ये लोग यहाँ कैसे, और इनके रंग ढंग कैसे बदले हुए हैं? शांता ने अपनी बेटी से अचरज भरी आवाज में कहा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये भिखारी इतने अमीर कैसे हो गए। कहीं कोई पैसे का छप्पर तो नहीं फट गया? बिना उसके तो ऐसा होने से रहा। और मुझे भी नहीं पता बेटा कि किसने बुलाया है। रविशंकर जी वहीं आ पहुंचे और कमरे के बाहर से आवाज दी तो शांता जी चुपचाप आकर बैठ गई, पर उनकी नजर दोनों माँ बेटे से हट ही नहीं रही थी। उधर चित्रा अभी भी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखों के सामने 2 साल पहले की बातें घूमने लगी और वो वहीं पहुंच गई अतीत में। ये देखो, इस बुढ़िया को जब देखो कान लगाए सुनती रहती है। जाकर कुछ काम करे, यहाँ खड़ी मत रह। चित्रा ने अपनी बूढ़ी सास मंजू जी को अपने कमरे के बाहर बातें सुनते देख लिया था और वो अपनी सास पर चिल्लाने लगी। अरे बेटा क्या हुआ? फोन पर चित्रा की माँ ने चित्रा को गुस्सा करते सुना तो पूछने लगी। चित्रा ने अपनी माँ को बड़ा चढ़ाकर बोली, अरे माँ, इस बुढ़िया ने परेशान कर रखा है। इस घर में प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। अपनी ही माँ से फोन पर बात करने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता है। किसी ना किसी बहाने से मेरे कमरे में आती रहती हैं। चित्रा की माँ शांता ने उसको समझाने की बजाय उल्टी सलाह दे दी। अरे तो इसको वृद्धाश्रम भेज दो ना, वहीं पड़ी रहेगी। वैसे भी विधवा है, अब इसको करना ही क्या है घर रहकर। वो बोली, बेटा मैं तो तुम्हें चाय देने आई थी। इतना सुनते ही चित्रा ने चाय का कप अपनी सास के पैर में दे मारा और बाल पकड़कर कमरे से निकाल दिया। उधर अपनी माँ की बात सुनकर चित्रा के तेवर अपनी सास के लिए और भी तीखे हो गए। माँ, आपका दामाद अपनी माँ का वक्त है, अभी वो मेरे बस में नहीं है, मगर जब एक बार मेरे बस में होगा तो इस बुढ़िया की सूरत भी नहीं देखूंगी। इसको ऐसा बाहर फिकवाऊंगी,
चित्रा की नई नई शादी हुई और अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन चित्रा ने इतनी जल्दी ऐसे रंग दिखा दिए थे कि सास मंजू जी बेचारी आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। चित्रा का आए दिन अपनी सास को कोसना और भला बुरा कहना बढ़ता ही जा रहा था। सास बेचारी परेशान हो गई थी, लेकिन पति के ना होने के कारण कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। संजीव से कहकर बात बढ़ाना भी नहीं चाहती थी। दोपहर के समय मंजू जी ने आवाज लगाई, बेटा खाना बन गया हो तो प्लेट लगा दे, मुझे भूख लगी है, मुझे दवाई भी खानी है। चित्रा ने तीखी नजरों से रसोई से निकलकर देखा, अच्छा बुढ़िया को भूख लगी है, नई शादी हुई है, अभी 3 महीने हुए हैं और तुम लोगों ने मुझे कामवाली बना दिया है, नौकरानी लगा लो। मैंने कभी अपने घर इतना काम नहीं किया है, मुझसे इतना काम नहीं होगा। मंजू जी बोली, बहू हम 3 ही तो लोग हैं, संजीव की इतनी कमाई भी नहीं है। लेकिन चित्रा अपनी बात पर अड़ी थी। हाँ तो 3 लोग खाते नहीं है क्या? कितना सारा काम होता है, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं तो आज ही संजीव से बात करूंगी। मंजू ने समझाने को कोशिश की, बेटा उसकी कमाई इतनी नहीं है, तुम ऐसे खर्चे मत बढ़ाओ। लेकिन चित्रा के तेवर कम ही नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता, या फिर बुढ़िया तू खुद ही सारा काम कर। सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि चित्रा को कैसे समझाए। उसे तो सास से बोलने की तमीज भी नहीं थी, जिससे बचने के लिए सास खुद ही काम खत्म करती, वरना मोहल्ले वाले उनको जीने नहीं देते कि 4 दिन बहू सही से नहीं रखी गई। शाम को जैसे ही संजीव ऑफिस से घर आया, चित्रा अपना शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गई। संजीव, तुम्हारी मम्मी सारा दिन मुझसे इतना काम करवाती है, मैं बहुत थक जाती हूँ, एक नौकरानी लगवा दो घर में। अरे इतना सा काम तो है चित्रा, मैं माँ से कह दूंगा मदद कर देंगी, लेकिन देखो नौकरानी तो अभी नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि बहुत खर्चे हैं, इससे बचत कैसे होगी? तुम बात को समझो और संभाल लो। लेकिन चित्रा को ये बात समझ ही नहीं आई। मैं कहाँ फंस गई? कैसे लोग हैं, इन गरीबों के पास पैसा ही नहीं है, मुझे कितने शौक मारने पड़ते हैं, अब एक मेड तक नहीं लगा सकते। मेरे पापा ने भी तुम्हारे घर में जाने ऐसा क्या देखा था। मेरी सहेली आती है, उसके सामने भी खुद काम करना पड़ता है, तो वो मजाक उड़ाती है कि मेड क्यों नहीं रखती घर में। बोलो उसको क्या जवाब दूं? देखो चित्रा, नाराज मत हो तुम, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, या फिर प्रमोशन हो गया तो भी पैसे ज्यादा आएंगे, और कोई अच्छी सोच का इंसान ऐसी बात नहीं कह सकता। प्रॉब्लम तो तुम्हारी सहेली की सोच में है, अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं होता है। संजीव एक सीधा साधा इंसान था और उसे ये बातें समझ में नहीं आती थी। चित्रा मुंह चटककर उठकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी और संजीव ने इसे उसकी नादानी मानकर कुछ देर मना लिया। संजीव ने सोचा नई नई जिम्मेदारी है, आगे समझ आएगी। लेकिन चित्रा के रंग ढंग दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। आए दिन सास को नीचा दिखाना और बुरा व्यवहार करती रही। हर वक्त उसका मुंह गुस्से से फूला ही रहता था। चित्रा हर रोज अपनी माँ को फोन किया करती थी और एक एक बात बता देती थी। चित्रा की माँ भी बेटी के प्रेम में उसे समझाने की बजाय आग में डी डालने का काम किया करती थी। एक दिन संजीव ने घर में घुसते ही ये सब होते देख लिया। जब चित्रा मंजू जी पर हाथ उठाने चली थी तो संजीव ये देखकर गुस्से से लाल हो गया और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर रख दिया, तो वो बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। इस बुढ़िया का आखिरी दिन जाने कब आएगा। बेटे को भी अपने बस में कर रखा है इसने। मैं तो थक चुकी हूँ। चित्रा, ये क्या बदतमीजी है? ये किस तरह बात कर रही हो? ये मेरी माँ और तुम्हारी सास हैं। संजीव ने कमरे में आकर कहा तो चित्रा चिल्लाने लगी। तो फिर थोड़ा अपनी माँ को भी समझाओ, मैं भी बहू हूँ और ऐसे वैसे घर से नहीं आई हूँ। मंजू जी चित्रा का साथ देते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ ना, उसमें नादानी है, अभी बच्चों जैसा दिमाग है, लाड प्यार में पली है ना, कोई बात नहीं, आगे आगे समझ आएगी। संजीव की माँ ने चित्रा का ही पक्ष लिया तो संजीव चीख पड़ा, क्या समझ आएगी माँ, ये बच्ची थोड़ी है,
क्या अपनी माँ से ऐसे ही बात करती है ये? नहीं बेटा, बात को क्या बढ़ाना, छोड़ना। संजीव की माँ मंजू जी हमेशा बात को टालने की कोशिश करती, बातों को छुपाती भी रहती ताकि बेटे का घर ना बिखरे। अब बेटे के सामने अच्छे बनने का ढोंग क्यों कर रही हैं? चित्रा ने जैसे ही बोला तो संजीव ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ और चित्रा के गाल पर जड़ दिया। बहुत देर से तुम्हारी तमीज देख रहा हूँ। खबरदार जो इस घर में ये सब किया, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। चित्रा की ये हरकत देखकर संजीव खुद बेकाबू हो गया था। तुम्हारे पापा के कारण मैंने तुमसे शादी की ताकि उनकी इज्जत समाज में बनी रहे, और तुम मेरा एहसान मानने के बजाय मेरी ही माँ को। संजीव की रोबदार आवाज से चित्रा खामोश तो हो गई, लेकिन उसने रोते रोते अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, आज रजत ने मुझे थप्पड़ मारा है। कहाँ भिखारियों में पटक दिया मुझे पापा ने। दोनों माँ बेटे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर एक चीज के लिए मन मारना पड़ता है। मेरी जिंदगी भिखारियों जैसी हो गई है। मम्मी। फोन पर चित्रा रोते रोते अपनी माँ से ससुराल की बुराइयां करके खूब भला बुरा कह रही थी। बेटा, मुझे तो पहले ही ये नहीं पसंद था, और तुम्हारे पापा ने कोई बात नहीं सुनी। चित्रा की माँ ने आग में घी डाला, जिससे चित्रा और चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन मंजू जी ने संजीव से हिम्मत करके कहा, बेटा, बहू का अपने घर बात करना कम करवा दे। उसे समझा कि ज़्यादा माँ से बात करेगी तो तेरा घर टूट जाएगा। यहाँ की बातें वहाँ पहुँचेंगी तो अच्छा नहीं है। संजीव समझदार था और उसने हमेशा की तरह बड़े प्यार से चित्रा से कहा, मगर चित्रा हमेशा अड़कते हुए बोली, भर दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान। इस विधवा औरत से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। किसी अनाथ से शादी करती, तुम्हारी मुझसे क्यों की? चित्रा ने इस बात पर घर सिर पर उठा लिया। माँ को फोन करके बोली, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। अब मैं तुझे इन जाहिलों के घर नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे अभी लेने आ रही हूँ। चित्रा की माँ ने तुरंत चित्रा के पापा से चित्रा के लेकर आने के लिए कहा। पागल हो क्या तुम? बेटी का घर बिगाड़ने पर तुली हो। अरे, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे यहाँ ले आए। चित्रा की माँ शांता को चित्रा के पापा नरेश जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चित्रा को वापस लाने पर तुली हुई थी और अकेले ही लेने चली गई। चल बेटा, कपड़े पैक कर। चित्रा की माँ शांता ने आते ही ऐसा कहा तो मंजू जी हैरान हो गई। ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। शांता जी, ये नादान है, बच्ची है अभी। छोटे छोटे झगड़ों में घर छोड़कर थोड़े जाते हैं भला। आप इसको समझाएं। मंजू जी ने समझाया, लेकिन उनकी बात सुनकर शांता जी उन पर ही चिल्लाने लगी। बहुत फ़ायदा उठा लिया आपने हम लोगों का। पैसे वाले घर की लड़की चाहिए थी आपको, तो अपने घर में ऐशो आराम भी रखने चाहिए थे। यहाँ मेरी बेटी बर्तन धो रही है और उसने अपने घर कभी तिनका तक नहीं हिलाया। फूल की तरह रखा है मैंने इसको, और आप लोगों ने इसको काम वाली बना दिया। चित्रा रोने धोने का नाटक करने लगी और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। बेटा, अपनी मम्मी को समझाओ, उन्हें गलत फहमी हुई है। ऐसे घर टूट जाएगा, बोलो इनसे। मंजू जी ने आकर चित्रा से बात करने की कोशिश की, लेकिन चित्रा ने उल्टा अपनी सास को जी भरकर सुनाया। आज मेरी माँ आई तो इनके सामने आप अच्छे बनने का नाटक कर रही हैं। अब रहने दीजिए, संभालिए अपना घर और अपने बेटे को। मुझे लेने कभी मत भेज देना। चित्रा अपनी सास मंजू जी को धमकाकर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। मंजू जी ने बेटे को फोन किया तो संजीव हैरान रह गया। माँ, जाने दीजिए उसको। अपने आप आई तो ठीक है, वरना खुद अकल ठिकाने आ जाएगी कुछ दिनों में ही। मगर चित्रा को 1 हफ्ता हो चुका था। बेटा, ये अच्छी बातें नहीं होती। अपना घर ऐसे नहीं छोड़ा करते। नरेश जी ने समझाया, मगर चित्रा पापा पर ही नाराज होने लगी। पापा, आप तो कुछ नहीं जानते हैं। अपना कितना मन मारा मैंने वहाँ पर। सारे दिन काम करो और नौकरानी भी नहीं लगा सकते। संजीव ने उसके लिए मना कर दिया था। खाना बना बनाकर मेरे हाथ खराब हो गए। संजीव को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था। ऐसे भिखारियों में फंसा दिया आपने मुझे। बेटा, शुरुआत में समस्या आती है, बाद में सब ठीक हो जाता है।
मगर दृढ़ रखना पड़ता है और पति की जितनी कमाई हो उतने में ही घर चलाना चाहिए। नरेश जी के ऐसा कहते ही चित्रा जोर जोर से बोलने लगी। वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। नरेश जी समझाकर थक चुके थे। संजीव ने भी चुप्पी साध ली थी और चित्रा को लेने ही नहीं गया। मंजू जी ने कई बार कहा मगर संजीव ने टाल दिया। चित्रा अपने घर में जब से वापस गई थी तो भाभी रिंकी से बहसबाजी करती रहती और उस पर हुक्म लगाती रहती। वो बेचारी ससुर जी के कारण सब कुछ सह जाती। पलटकर जवाब तो वो भी दे सकती थी क्योंकि वो उनसे भी अमीर घराने की थी, पर उसके ऐसे संस्कार नहीं थे। रिंकी भाभी, आप ये सब क्या गवारों की तरह काम करती हैं? काम करने की तमीज नहीं है क्या आपको? चित्रा बात बात पर मीन मेख निकालती। मम्मी, भाभी को कहिए मेरे कपड़े टाइम से धोया करे और प्रेस भी कर दिया करे। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। चित्रा जैसा कहती उसकी माँ शांता भी अपनी बहू रिंकी को फटकार लगाती। पहले तो रिंकी बर्दाश्त करती रही, पर इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करे। रिंकी को बड़बड़ाते हुए देख चित्रा ने सुन लिया था। क्या हुआ भाभी, मुझ घर से निकालोगी क्या? अकेले जायदाद हड़पने का मन है क्या आपका? मैं अभी बेटी हूँ अपने पापा की, हक है मेरा। बहू हो जरा अपनी औकात में रहो। रिंकी ये सब सुनकर ससुर जी का इशारा पाकर खामोश तो रह गई, क्योंकि ये तो रिंकी का आए दिन का काम था। एक दिन रिंकी नरेश जी से बोली, पापा जी, दीदी अपना घर तो छोड़ ही आई हैं, लेकिन मेरा घर तोड़कर रहेंगी और मैं कब तक ये सब सहन करती रहूंगी। कहते कहते रिंकी की आंखें भर आई। नरेश जी को भी ये एहसास हो रहा था कि चित्रा का व्यवहार भाभी के साथ बहुत गलत है। देखो चित्रा, बेटा बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम कहो तो मैं संजीव को बोल दूंगा, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। पापा, मैं बोझ हूँ क्या जो ऐसी बातें करते हैं? मैं वहाँ अब बिल्कुल नहीं जाना चाहती, वहाँ दम घुटता है। चित्रा के पापा समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे समझाया जाए। शांता, अपनी बेटी को कुछ समझाओ, बहुत दिन हो गए, इसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, अपना ही घर तोड़कर बैठी है। चित्रा के पापा उसके लिए परेशान हो रहे थे और अपनी पत्नी शांता से बात की। नहीं जी, मेरी फूल सी बच्ची वहाँ दिन भर एड़ी घिसे, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद देख लूंगी कि क्या करना है। चित्रा के पापा परेशान हो उठे थे कि जाने क्या होगा, क्योंकि माँ के अलावा तो किसी को सुनने वाली भी ना थी। चित्रा के पापा ने अपने बेटे रजत से बात की। संजीव रजत के कहने पर आया भी, मगर चित्रा ने तो घर को सिर पर उठा लिया। चित्रा उसे देखते ही चीखने लगी, ये यहाँ क्यों आया है? अपनी माँ का साथ देते वक्त तो नहीं सोचा था मुझे इस गवार गरीब भिखारी के साथ नहीं जाना है। देखो चित्रा, बात को खत्म कर दो, तुम भी गलती मान लो। संजीव ने समझाया, लेकिन चित्रा ने उसे खूब बेइज्जत किया, जिससे संजीव का मन खट्टा हो गया और उसने फिर कभी न आने का फैसला कर लिया और वापस चला गया। अब धीरे धीरे चित्रा को वापस आए 2 साल हो गए थे और अब संजीव की कोई खबर नहीं थी, ना ही चित्रा ने उसकी सुध ली। चित्रा ने रिंकी पर रोब जमाना शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई जब चित्रा ने रिंकी को थप्पड़ जड़ दिया। गरीब लड़की को बहू बना लिया और अब इसके पर निकल आए हैं। लेकिन आज रिंकी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पलटकर 2 तमाचे उसके गाल पर रख दिए और बोली, तुम्हारी सारी बदतमीजी मैं सहती जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ या किसी ओहदे से कम हूँ। नौकरानी नहीं आई हूँ यहाँ, समझी तुम? रिंकी का ये रूप देखकर दोनों माँ बेटी चुप रह गई। भाभी के इस थप्पड़ का चित्रा को बहुत बड़ा झटका लगा। वह तो खुद को इस घर की किसी परी से कम नहीं समझती थी, लेकिन आज रिंकी ने बहुत सही किया। उस दिन के बाद चित्रा की कभी हिम्मत नहीं हुई रिंकी से बदतमीजी करने की। रविशंकर जी अपने घर के माहौल को देखकर काफ़ी परेशान थे और उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला लिया तो चित्रा को एक से एक लड़के दिखाए जाने लगे। उसने जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया। एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पर एक प्रोफाइल ऐसा सामने आ गया कि रजत चौंक गया और उसकी हैरानी की सीमा ना रही। ये सब कैसे हो गया? उसके दोस्त ने बहुत विनती की तो उसे मजबूरन चित्रा के घर आना पड़ा। चित्रा अभी हैरान थी कि ये सब कैसे हुआ।
रविशंकर जी की आवाज से चित्रा कमरे से तैयार होकर बाहर आई। वो सामने बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति संजीव ही था। चित्रा उसे अपनी तरफ देखकर सकपका गई थी। अभी आश्चर्यचकित होकर सब चुपचाप बैठे ही थे तो रजत ने शुरुआत की। संजीव जी, क्या बात है, आप तो बिल्कुल बदल गए। मैं तो आपको मैट्रिमोनियल साइट पर देखकर चौंक गया था। एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। आपका प्रोफाइल देखकर तो मैं पापा को बताए बिना नहीं रह सका। रजत की बात सुनते ही संजीव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये सब इनके ही कारण हुआ है। इस बात को सुनकर चित्रा की माँ शांता खिसिया गई और तुरंत बोल पड़ी, ऐसा क्या हो गया, जरा हम भी तो सुने कि कौन सा छप्पर फट गया या फिर कोई लॉटरी निकल आई इन लोगों की। रविशंकर जी अपनी पत्नी की इस बात पर तमतमा गए, लेकिन खुद पर काबू रखकर उन्होंने धीरे से कहा, शांता जरा चुप रहो, बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है, अब तुम सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन पत्नी शांता का सुर और भी ऊंचा हो गया, मैं कहाँ बिगाड़ रही हूँ, पूछा ही तो है, ये कैसे सीईओ बन गया, कहीं ये सब किराए का तो नहीं ले आया। फिर संजीव ने शांता से कहा, आंटी जी, आज मेरी इतनी हैसियत है कि आपकी बेटी जैसी कितनी नौकरानी अपनी माँ के लिए रख सकता हूँ और बदले में मैं भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिया। आपकी बेटी ने भी इसी तरह मेरी माँ की बेइज्जती की थी जैसे अभी आप कर रही हैं। इसके तेवर तो अब आप लोग जानते ही होंगी। संजीव ने ऐसा कहा तो शांता जी चुपचाप बैठ गई। रविशंकर जी बोले, नहीं बेटा, ये अब बदल गई है। संजीव बोला, अंकल जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ आपकी बेटी को, ये आज भी बदली नहीं, लेकिन हमें भिखारी का तमंगा जो आप लोगों ने पहनाया था वो वापस करने आया हूँ। औकात तो मैं आपकी देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरह इज्जत देते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ और आज मेहनत करके सीईओ के पद पर पहुँचा हूँ, लेकिन आपकी बेटी वहीं खड़ी रही। और आंटी जी, जो ये सब आपको किराए का लगता है ना, वो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसको बेचकर अपनी बेटी के नखरे पूरे कीजिएगा, क्योंकि मैं तो क्या, कोई लड़का इसके नखरे नहीं उठा सकता। यहाँ से रजत ने मेरा प्रोफाइल देखा, वहाँ जाने कितने रिश्ते मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन मैं अब तलाक लूंगा और एक समझदार लड़की से ही शादी करूंगा। मैं बस आईना दिखाने आया था। संजीव अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ और जाने लगा। शांता जी के सुनकर होश ही उड़ गए थे। उम्मीद भी नहीं थी इतने सब की। उनका वही दामाद जिसको उन्होंने कभी भिखारी कहकर घर से निकाला था, वो इतना बड़ा बन चुका था कि उनकी बेटी उसके पैरों की धूल भी नहीं थी। चित्रा अपने बारे में ये सब सुनकर आज जमीन में गड़ी जा रही थी। जो शब्द उसने कभी संजीव को कहे थे वो उसने ब्याह समेत लौटा दिए थे। संजीव के दोस्त को जब ये सारी सच्चाई पता चली कि माजरा क्या है तो उसने तुरंत चित्रा से रिश्ता करने के लिए इनकार कर दिया। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। रविशंकर जी ने बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। संजीव भी अपनी माँ के साथ जाने लगा तो रविशंकर जी ने तुरंत आगे बढ़कर संजीव को रोका। बेटा रुक जाओ, भूल जाओ आप सब कुछ। रविशंकर जी गिड़गिड़ा दिए, लेकिन आज संजीव नहीं रुका। दोनों माँ बेटे जा चुके थे। लाल रंग की चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर शांता जी के ऊपर ढेरों पानी पड़ रहा था, क्योंकि संजीव उनके घर इतना सब कुछ छोड़ गया था कि उतना तो उन्होंने अपनी बेटी को शादी में भी नहीं दिया था। शांता जी बहू के आगे अपने ठाक जमाती हुई बोली, अरे ये सब चोरी चकारी का माल है, वरना इन भिखारियों की इतनी औकात कहाँ। कि तभी रविशंकर जी ने एक थप्पड़ पत्नी को लगाया और गुस्साकर बोले, बेहियाद औरत, 2 साल हो चुके बेटी का घर बर्बाद किए और ये औरत अभी भी वही करने पर तुली है। रविशंकर जी का ये रूप रिंकी और रजत देखते रह गए। शांता ने आंखें निकालकर पति की तरफ देखा। चुप रहिए जी, शर्म कीजिए, बच्चों के सामने जुबान संभालिए, मेरी भी इज्जत है। रविशंकर जी से रहा ना गया और उन्होंने एक तमाचा और अपनी पत्नी के गाल पर इतना तेज जड़ा कि आवाज गूंज गई। शांता का हाथ तुरंत गाल पर चला गया और वो दर्द के मारे बिलबिला गई। रविशंकर जी की आंखें गुस्से में लाल थी और अब शांता का पैर ये देखकर कांपने लगे थे। एक माँ का फर्ज बेटी को समझाना होता है, ना कि उसका घर तुड़वाना। जो तूने किया है शांता,
अगर ये रिंकी तुम्हारे साथ यही करे जो चित्रा ने अपनी सास के साथ किया था, तब क्या तुम वृद्धाश्रम चली जाओगी? रविशंकर जी के इतना कहते ही चित्रा और शांता जी ने रविशंकर जी की तरफ देखा, मगर रविशंकर जी आज चुप होने वाले नहीं थे। शुक्र करो कि रिंकी तुम्हारी बेटे के जैसी नहीं है, नहीं तो तुम इस घर में दिखाई नहीं देती। और तुम्हारी ये बेटी भी, जिसने रिंकी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चल चित्रा। शांता रविशंकर जी की बातों पर गुस्से में तमतमाई हुई थी और चित्रा का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। चित्रा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मम्मी बस कीजिए, अब मुझे समझ आ गया है मैंने कितना गलत किया। मैं अंधी हो गई थी। मम्मी, अगर मैं गलत कर रही थी तो आप मुझे समझा सकती थी। चित्रा का ये रूप देखकर शांता चौंक गई और इधर उधर देखने लगी, मगर आज चित्रा की आंखें खुल गई थी। मम्मी, कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं संजीव और उसकी माँ से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे संजीव के पास ले चलिए, मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है। चित्रा रोते हुए बोली। सामने चित्रा को देखकर संजीव का खून खोल उठा। चित्रा मंजू जी के कदमों में गिर गई। मैं ही बदनसीब हूँ जो आप जैसी सास को ना समझ पाई। संजीव ने कितनी बार कहा, लेकिन कुछ नहीं सुना और हमेशा मन का किया। आपको अपमानित किया, आश्रम भेजने की बात की। मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ मम्मी जी, लेकिन हो सके तो माफ़ कर दीजिए। कदमों में पड़ी चित्रा रोए जा रही थी। मंजू जी बेटे के डर से आगे कुछ नहीं बोली। माँ, इससे कहो अभी यहाँ से चली जाए। तो मंजू जी ने संजीव को समझाया, नहीं बेटा, माफ़ कर दो और गुस्सा थूकर अपना घर बसा लो। लेकिन संजीव अब भी मानने को तैयार नहीं था। माँ, ये गलती मानकर नहीं बल्कि पैसे देकर आई है। इसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। संजीव गुस्से से चित्रा को देखते हुए बोला। चित्रा का मन तार तार हो रहा था। अपनी ही नज़रों में गिरना दिल को तोड़ देता है, मगर इंसान कुछ कह नहीं पाता। वही एहसास चित्रा को हो रहा था। रज्जत इतनी देर से सब देख रहा था, लेकिन फिर बोल पड़ा, जीजा जी, मैं इन्हें नहीं लाया। दीदी खुद माफ़ी मांगने आई है। रविशंकर जी अपनी झोली फैलाते हुए संजीव और मंजू जी के आगे बोले, बेटा, मेरी इज्जत रखने के लिए एक बार इसे माफ़ कर दो। इसे खुद अपनी गलती का एहसास हो गया है, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। इतना कहकर रविशंकर जी फूट फूट कर मंजू जी के आगे रोने लगे। मंजू जी ने मुस्कुराकर कहा, रजत बेटा, इसका सामान ले आओ, और अब ये घर वापस आई है तो मैं जाने नहीं दूंगी। मगर मम्मी, संजीव बोला, कुछ नहीं बोलेगा। अब तू चित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि संजीव ने उसे एक बार भी रुकने को नहीं कहा और ना ही माफ़ किया। चित्रा ठिठकते कदमों से आगे तो बढ़ी, लेकिन उसे अंदर आते देखकर संजीव ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि उसने जो उसकी माँ का अपमान किया था वह उसे आज तक भी नहीं भुला पा रहा था। आज देखो, उसी माँ ने अपना बड़ा दिल करते हुए उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया। मंजू जी को रविशंकर जी अपनी बेटी का घर फिर से बसता देख एक आंखों में आंसू ले उनका आभार प्रकट करके वहां से चले गए। चित्रा भी धीरे धीरे मंजू जी के साथ घुलने मिलने लगी, लेकिन संजीव के दिल में वह अभी तक कोई प्यार नहीं जगा पाई थी। इसी बात का अफसोस उसे बार बार हो रहा था कि उसने अपने पैसों के लालच में आकर अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा ली, जिसकी लपटें उसे आज भी उसकी जिंदगी में घुटन कर रही हैं। दोस्तों, उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए, अर्थात जितना आपके पास है उसमें ही खुश रखें, वरना जीवन में नफरत के कांटे उगने में देर नहीं लगती। आप सबको क्या लगता है, मंजू जी ने चित्रा को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।